सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचें। जी हाँ, नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद शर्मा डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम जीवाणु भोजी, इससे संबंधित जो हमने क्लास ली है लास्ट की, उसमें हमने जनरल कैरेक्टर, जीवाणु भोजी क्या है, कैसे कार्य करता है और इसके कुछ प्रकारों के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। लेकिन आज हम जो हैं वो जीवाणु भोजी के जनरल कैरेक्टर के अलावा आज हम इसके चक्र के बारे में बात करने जाएंगे कि जीवाणु भोजी वायरस जो है वो किस प्रक्रिया के द्वारा एक जीवाणु को संक्रमित करता है। क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि जीवाणु भोजी एक विषाणु है और यह विषाणु किस तरीके से, किस प्रक्रिया के द्वारा, किस साइकिल के द्वारा यह किसी जीवाणु को संक्रमित करता है। तो सबसे पहले हम हमारे टॉपिक जीवाणु भोजी से संबंधित पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो इस प्रकार से दिए हुए हैं। देखिए, आपको सबसे पहले हमारे परिष्कार वर्ल्ड के चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे हमारे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं आप तक पहुंच सके। दूसरा, हमारा कॉलेज का चैनल है, ये परिष्कार कॉलेज का चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के द्वारा आपको कॉलेज की वीडियोस जो हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियो हैं, लेक्चर हैं, आप तक पहुंच सकते हैं और सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए ये सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए मित्रों, बात करते हैं हम जीवाणु भोजी से संबंधित पिछली परीक्षाओं में आए हुए कुछ प्रश्नों के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पे। ये पहला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, जिसमें लिखा है जीवाणु भोजी की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान विश्वविद्यालय 2009 और 2015 में। 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है और इसका आंसर मैंने लास्ट की क्लास में भी आपको बताया था कि जीवाणु भोजी की खोज कौन से वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है, और आज भी हम वीडियो के अंत में इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है परिभाषा दीजिए। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, जो हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी की एग्जाम है उसमें इस प्रकार के प्रश्नों का आना जाना लगा रहता है। देखते हैं, पहला है लयनकारी चक्र क्या है। जीवाणु भोजी में ही ये चक्र पाया जाता है। जीवाणु भोजी के द्वारा जिस चक्र को उपयोग में लिया जाता है वो चक्र है लयनकारी चक्र, और दूसरा है लयकारी चक्र। पहला है लयकारी चक्र और दूसरा है लयनकारी चक्र। ये दोनों चक्र जीवाणु भोजी के संदर्भ में आते हैं। तो इन दोनों चक्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये दोनों प्रश्न जो हैं, इनमें से ये वाला जो प्रश्न है लयकारी चक्र, ये राजस्थान विश्वविद्यालय 2015 में परिभाषा के तौर पर पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है जीवाणु भोजी की संरचना एवं जनन के बारे में विस्तार से समझाइए। देखिए मित्रों, लास्ट की क्लास में हमने संरचना के बारे में तो अध्ययन कर लिया। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है जनन के बारे में, कि जीवाणु भोजी जो है वो जनन किसके अंदर करता है और किस प्रक्रिया के द्वारा करता है, किस प्रक्रिया के द्वारा जनन करते हुए वह जीवाणु को नष्ट करता है। तो इसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं और ये प्रश्न राजस्थान विश्वविद्यालय 2015 और 17 में पूछा गया है।
आगे बढ़ते हैं मित्रों, एक प्रश्न और है जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से एक बार प्रश्न पूछा गया है। तो कई बार ये प्रश्न आते रहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इनको भी आप अनदेखा ना करें। और ये है प्रश्न, जीवाणु भोजी है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास 4। पूंछ युक्त जीवाणु, दूसरा है नवनिर्मित जीवाणु, और तीसरा है विषाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु, और डी चौथा नंबर का जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। ये 4 ऑप्शन है और ये 4 ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और आप इस ऑप्शन को अभी भी सेलेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लास्ट की क्लास में इस क्वेश्चन के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। मतलब ये है कि जीवाणु भोजी को हम पढ़ चुके हैं, उसकी संरचना पढ़ चुके हैं, तो इस प्रश्न को करना कोई बड़ी बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि ये जो प्रश्न है वो MPPCS प्री 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार से कई कंपटीशन एग्जामों में ऐसे टॉपिकों से या फिर इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं हमारे टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक है जीवाणु भोजी का गुणन। बात करें चाहे गुणन की और बात करें चाहे जनन की, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए मित्रों, गुणन करना होता है मल्टीप्लिकेशन, या फिर बोल सकते हैं मल्टीप्लाई करना। एक चीज से 2 बनती हैं, 2 से 4 और 4 से 8 और 8 से 16 भी बनती हैं और 16 से 32 भी बनती हैं। ये प्रक्रिया होती है गुणन की। तो इसी प्रकार से जनन की जो प्रक्रिया है या फिर गुणन की जो प्रक्रिया है, उसमें यदि एक जीवाणु की बात करें या एक विषाणु की बात करें, तो एक विषाणु या फिर जीवाणु अपनी संख्या में जो वृद्धि करता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुणन करना। अब हम देखते हैं, हमने बात की है हमारे टॉपिक से संबंधित जीवाणु भोजी की। तो जीवाणु भोजी जो है वो आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। ये जीवाणु भोजी है और ये है हमारी जीवाणु की कोशिका। देखिए, जीवाणु भोजी जीवाणु की कोशिका से अटैच होता है और अटैच होने की जो प्रक्रिया है वो है अधिशोषण। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा ये चीजें समझाना चाहता हूं। अधिशोषण की प्रक्रिया, जीवाणु भोजी का जीवाणु से अटैच होना, यह है अधिशोषण। शॉर्ट रूप से हम समझेंगे एक बार। उसके बाद बात की है हमने गुणन की। तो देखिए, जीवाणु भोजी इसके अंदर प्रवेश करता है और यहां पर अपने नंबर बढ़ाता है। कहां पर? जीवाणु की कोशिका के अंदर। और उसके बाद इस जीवाणु की कोशिका का लयन हो जाता है। मित्रों, एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लयन होने का मतलब है नष्ट होना, लाइसिस होना या फिर खत्म हो जाना। तो यहाँ पर जीवाणु की कोशिका नष्ट हो गई है और नष्ट होकर जीवाणु भोजी बाहर निकल रहे हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम समझ सकते हैं, या फिर इस डायग्राम के द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक जीवाणु भोजी एक जीवाणु को किस प्रकार से नष्ट करता है। देखिए, वापिस अधिशोषण होगा, गुणन की प्रक्रिया होगी और उसके बाद जीवाणु का लयन होगा। जीवाणु की कोशिका नष्ट हो जाती है। आइए मित्रों, अब हम बात करें आगे जीवाणु भोजी में गुणन या जनन। देखते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्रत्येक विषाणु अपनी प्रतिलिपि तैयार करता है। ये लाइन आपको बहुत कुछ समझा रही है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्रत्येक विषाणु, क्योंकि आप कहोगे सर आप बात जीवाणु भोजी की कर रहे हो, ये विषाणु कहां से आ गया? तो मित्रों, मैंने लास्ट की क्लास में आपको जीवाणु भोजी पढ़ाया है और उस जीवाणु भोजी में मैंने आपको ये बताया था कि जीवाणु भोजी एक प्रकार का विषाणु है। जीवाणु भोजी ही एक प्रकार का विषाणु है। तो अब पढ़िए इस लाइन को। पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्रत्येक विषाणु अपनी प्रतिलिपि तैयार करता है, चाहे जीवाणु हो और चाहे विषाणु हो। प्रतिलिपि तैयार करना, फोटोकॉपी तैयार करना। एक विषाणु से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। इस प्रकार विषाणुओं की प्रतिलिपि तैयार होती है। प्रतिलिपि तैयार करने की यह प्रक्रिया प्रतिकरण कहलाती है। देखिए मित्रों, कई बार पूछ लिया जाता है प्रतिकरण क्या है। तो प्रतिलिपि तैयार करने की प्रक्रिया, या हम बोल सकते हैं कि एक विषाणु से 2 विषाणु, या फिर किसी भी विषाणु का डीएनए से, एक डीएनए से, किसी भी विषाणु के एक डीएनए से 2 डीएनए निर्मित हो रहे हैं, तो वो प्रक्रिया क्या है? प्रतिकरण की प्रक्रिया। किसका प्रतिकरण हो रहा है? डीएनए का। तो क्या बोलेंगे? डीएनए प्रतिकरण। तो यहां पर
किसकी प्रतिलिपि तैयार हो रही है? विषाणु की। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि प्रतिलिपि तैयार करने की यह प्रक्रिया प्रतिकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया से विषाणुओं की संख्या में क्या होती है मित्रों? वृद्धि। पहले एक विषाणु था, उसके बाद 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, इस प्रकार विषाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये हमारा विषाणु जीवाणु भोजी है। ये मैं आपको फिर वापस एक बार बता देता हूं, जीवाणु भोजी जो है वो एक प्रकार का विषाणु ही है और इस विषाणु की 2 प्रतिलिपि तैयार हुई है, एक ये रही और एक ये रही। तो ये प्रतिलिपि तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो प्रतिकरण कहलाती है और इसमें जीवाणु भोजियों की संख्या क्या हो गई? बढ़ रही है या फिर जीवाणु भोजियों की संख्या में वृद्धि होती है। इस प्रकार जीवाणु भोजी संख्या में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक विषाणु प्रतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक विषाणु या फिर बोल सकते हैं जीवाणु भोजी, हम जब भी विषाणु का नाम लेंगे तब आप ये समझना कि मैंने जीवाणु भोजी के संदर्भ में आपसे बात कही है। तो देखिए मित्रों, एक विषाणु प्रतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा अपने विषाणुओं का निर्माण करता है। एक विषाणु प्रतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा अनेक विषाणुओं का निर्माण करता है। एक विषाणु कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? प्रतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा अनेक विषाणुओं का निर्माण करता है, एक नहीं अनेक विषाणुओं का। यह प्रक्रिया गुणन या जनन कहलाती है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा वह एक से अधिक क्या करता है? अपने नंबरों का निर्माण करता है, एक से अधिक विषाणुओं का निर्माण करता है, तो वो जनन या गुणन की प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। जीवाणु भोजी अपने परपोषी जीवाणु को 2 चक्रों के द्वारा नष्ट कर सकता है। अब बात करते हैं हम कि नष्ट कैसे करता है, क्योंकि हम तो प्रक्रिया पढ़ रहे हैं कि जनन की या गुणन की प्रक्रिया कैसे हो रही है। तो ये सब आपको पता है कि जीवाणु भोजी जब तक जीवाणु के संपर्क में नहीं आएगा तो वो उसको संक्रमित नहीं कर सकता। तो जीवाणु भोजी जब जीवाणु को संक्रमित करना शुरू करता है तो क्या करता है? वह 2 प्रकार से उसको नष्ट कर सकता है। या मैं बोल सकता हूं कि जब जीवाणु भोजी के संपर्क में जब जीवाणु आता है तो वो 2 प्रकार से या 2 चक्रों के द्वारा उसको नष्ट कर सकता है। कौन कौन से चक्र हैं? पहला चक्र है ये, उसका नाम है लयकारी चक्र, जिसको बोलते हैं लाइटिक साइकिल। और दूसरा चक्र है लयनकारी चक्र। ये देखिए लयनकारी चक्र, पहला है लयकारी चक्र और दूसरा है लयनकारी चक्र। तो दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लयकारी चक्र के बारे में। लाइटिक साइकिल क्या होता है? तो देखिए मित्रों, लाइटिक साइकिल के बारे में जीवाणु भोजी द्वारा जीवाणु की कोशिका को नष्ट किया जाता है, जिसे निम्न चरणों में दर्शाया गया है। देखिए मित्रों, जीवाणु भोजी द्वारा जीवाणु की कोशिका को नष्ट करना, तो जीवाणु की कोशिका तो नष्ट दोनों चक्रों में होती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि लयनकारी चक्र में क्या क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से स्टेप हैं जिनके द्वारा वो जीवाणु को नष्ट करता है। जीवाणु भोजी के द्वारा जीवाणु की कोशिका को नष्ट किया जाता है। ये तो फिक्स बात हो गई, ये बात तो सत्य है कि जीवाणु भोजी जीवाणु की कोशिका को नष्ट करेगा। तो कौन कौन से चरण आएंगे जो वह कोशिका को नष्ट करता है? देखते हैं। पहला चरण है अधिशोषण अथवा एवं जुड़ना। सबसे पहले जीवाणु भोजी जीवाणु से जुड़ता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति से सबसे पहले जीवाणु भोजी का अटैचमेंट होता है, वो जुड़ता है। तो परपोषी जीवाणु की कोशिका सतह पर जीवाणु भोजी कण के संलग्न होने की प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति से जीवाणु भोजी का अटैचमेंट होना, जुड़ना क्या कहलाता है? अधिशोषण। क्या कहलाता है? अधिशोषण। वो मैं आपको शुरू में भी बता चुका, डायग्राम में देख सकते हैं। ये जीवाणु कोशिका है और ये जीवाणु भोजी है, और इस जीवाणु भोजी का इससे अटैच होना, कोशिका भित्ति से अटैच होना। किसकी कोशिका भित्ति? जीवाणु की कोशिका भित्ति से अटैच होना। यहां पर कुछ और मत समझ लेना आप, कहीं विषाणु की समझ लो। यहां पर बात कर रहे हैं जीवाणु की। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति से जीवाणु भोजी का अटैच होना क्या कहलाता है? अधिशोषण। तो सबसे पहले अटैचमेंट हो गया। अटैचमेंट के बाद पॉइंट नंबर 2 में जीवाणु भोजी क्या करता है वो देखेंगे। जीवाणु भोजी
या फिर विभोजी। देखिए ध्यान रखना, या तो जीवाणु भोजी बोल सकते हैं या फिर विभोजी भी बोल सकते हैं। तो विभोजी कण, यहां पर विभोजी कण किसको बोला है? जीवाणु भोजी को ही बोला है। विभोजी कण पूंछ तंतुओं की सहायता से जीवाणु कोशिका द्वारा संलग्न हो जाते हैं। पुच्छ तंतुओं की सहायता से। देखिए मित्रों, ये पुच्छ तंतु है, आपको दिखाई दे रहा है, ये पुच्छ तंतु है, पुच्छ तंतु। इन पुच्छ तंतुओं की सहायता से सबसे पहले जीवाणु की कोशिका भित्ति से ये अटैच हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होंगे? जीवाणु की कोशिका भित्ति से ये संलग्नित होंगे। कौन? विभोजी कण। देखिए आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट में, विभोजी न्यूक्लिक अम्ल का परपोषी कोशिका में प्रवेश। दूसरे पॉइंट में क्या होगा? अब क्या होगा भाई? कोशिका भित्ति से अटैचमेंट हो गया। अब जो न्यूक्लिक अम्ल है, जो डीएनए के रूप में जीवाणु भोजी की कोशिका में प्रवेश, जीवाणु भोजी की कोशिका में उपस्थित है, वो न्यूक्लिक अम्ल जीवाणु के कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। तो देखिए, जीवाणु भोजी के कण जीवाणु कोशिका की सतह पर संलग्न होने के बाद लाइसोजाइम नामक एंजाइम स्रावित करता है। तो अटैचमेंट होगा और अटैचमेंट होने के बाद लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम है। देखिए मित्रों, जीवाणु की कोशिका, ये रही जीवाणु की कोशिका। अब इस जीवाणु की कोशिका में जब जीवाणु भोजी अटैचमेंट होगा तो जीवाणु भोजी की जो ये पुच्छ है, इसके नियरेस्ट, इसके साथ में, इसके पास में कोशिका भित्ति के ऊपर क्या होगा? लाइसोजाइम नाम के एंजाइम। लाइसोजाइम कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम नाम का एंजाइम स्रावित होता है और ये जो एंजाइम है वो इस कोशिका भित्ति को डिग्रेड करता है या तोड़ता है। क्यों तोड़ता है? क्योंकि अगर ये कोशिका भित्ति नहीं टूटेगी तो ये जो अनुवांशिक पदार्थ है, जो ये न्यूक्लिक अम्ल है, ये न्यूक्लिक अम्ल इस कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो लाइसोजाइम जो एंजाइम है ये इसको डिग्रेड करेगा। किसको? इस कोशिका भित्ति को। इस कोशिका भित्ति को डिग्रेड करेगा। ये है लाइसोजाइम एंजाइम, ये देखिए आप, ये डॉट डॉट के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, एंजाइम है, ये इसको डिग्रेड करेगा और ये न्यूक्लिक अम्ल इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो देखिए, जीवाणु भोजी के कण जीवाणु कोशिका की सतह पर संलग्न होने के बाद लाइसोजाइम नामक एंजाइम स्रावित करते हैं और लाइसोजाइम एंजाइम स्रावित होने के बाद क्या होता है? परपोषी कोशिका का विभोजी उत्पादक कोशिका में बदलाव। तो परपोषी कोशिका किसकी है? जीवाणु। तो जीवाणु की कोशिका को हमने परपोषी कोशिका बोली है। तो परपोषी कोशिका का विभोजी उत्पादक कोशिका में बदलाव कैसे होता है देखते हैं। प्रारंभिक अवस्था में विभोजी का डीएनए पहले जीवाणु कोशिका पर नियंत्रण कर लेता है। तो नियंत्रण कब करेगा? जब जीवाणु की कोशिका के अंदर जीवाणु भोजी का डीएनए प्रवेश करेगा। तो प्रवेश करने के बाद वो जीवाणु की कोशिका पर अपना अधिकार जमा लेता है, अपना आधिपत्य स्थापित कर देता है। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, ये जीवाणु की कोशिका है, ये क्या है? जीवाणु भोजी है और इसमें यहां पर जो इसका आनुवांशिक पदार्थ था वो कहां आ गया? अंदर। और अंदर आने के बाद ये जीवाणु की कोशिका पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब बात कर रहे हैं अपन लयनकारी चक्र की। तो लयनकारी चक्र चल रहा है, तो देखते हैं आगे। अब विभोजी का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए, मैंने पहले ही बोल दिया था कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है? डीएनए। तो विभोजी का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए परपोषी जीवाणु कोशिका में प्रविष्ट होने के 1.5 मतलब 1.5 से 2 मिनट बाद तक निम्न प्रभाव प्रदर्शित करता है। ये लाइन ये कहती है कि जब जीवाणु भोजी का डीएनए जीवाणु की कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और करने के पश्चात जीवाणु की कोशिका पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है और स्थापित करने के बाद वो क्या कर रहा है? 1.5 से 2 मिनट बाद और भी क्या प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से प्रभाव प्रदर्शित करेगा? कौन? डीएनए। किसका? जीवाणु भोजी का डीएनए। देखते हैं। पहला, ये अपने विभोजी डीएनए के संक्रमण की प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है? अपनी प्रतिरोधक क्षमता को प्रदर्शित करता है। और क्या करेगा? जीवाणु की कोशिका में उपस्थित जो प्रोटीन्स है, जो डीएनए है जीवाणु का, उसको प्रभावित करता है, उसकी जो क्रियाविधि है उसको रोकता है। देखते हैं आगे। दूसरा क्या करता है? जिससे परपोषी कोशिका के डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण
रुक जाता है। देखिए मित्रों, मैंने कहा था आपसे कि प्रोटीन का सिंथेसिस, आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जीवाणु भोजी के डीएनए ने जीवाणु की कोशिका के अंदर प्रवेश किया है और प्रवेश करने के बाद उसने क्या किया? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, किसके? जीवाणु के, इन तीनों के संश्लेषण को रोक दिया। मतलब कोई व्यक्ति, जैसे मैं मान सकता हूं कि कहीं पर कोई कार्यक्रम चल रहा है और उस कार्यक्रम में यदि कोई ऐसा व्यक्ति आता है, मान लीजिए कोई टेररिस्ट आता है, तो वहां पर क्या मच जाती है? भगदड़ मच जाती है। और भगदड़ मचेगी तो वहां पर चाहे वो लाइटमैन हो, चाहे वहां का कोई कार्यकर्ता हो या फिर कोई भी हो, तो वहां पर वो सही रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे और वहां की जो क्रियाविधि है वो अव्यवस्थित हो जाएगी। तो किसकी वजह से हुआ ये? बाहरी व्यक्ति के आने से। तो वैसे ही यहां पर जीवाणु भोजी का डीएनए भी वही काम कर रहा है। वो क्या करता है? जीवाणु भोजी का डीएनए जीवाणु की कोशिका के अंदर प्रवेश कर गया और प्रवेश करने के बाद उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया और वहां पर जीवाणु भोजी के डीएनए ने अपना आधिपत्य स्थापित किया है और आधिपत्य स्थापित करने के बाद जीवाणु के डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों की संश्लेषण की क्रियाविधि को रोक दिया है। अब देखिए आगे क्या होता है मित्रों, देखते हैं। विभोजी के न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का संश्लेषण अब क्या कर रहा है? उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो फिर वो अपनी प्रोटीन और अपने विभोजी के कण, मतलब अपने डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, प्रतिकरण करेगा, अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, अपनी प्रोटीन्स का निर्माण करना शुरू करता है। तो देखिए संश्लेषण का, प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है कैसे? यह कार्य विशिष्ट विभोजी डीएनए तथा आरएनए पॉलीमरेज द्वारा संपादित होता है। कौन सा कार्य? जीवाणु भोजी के डीएनए ने अपना प्रतिकरण चालू कर दिया, अपना रेप्लिकेशन करना चालू कर दिया, प्रोटीन बनाना चालू कर दी। और यह प्रक्रिया किसके द्वारा कर रहा है? डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज। अब आप सोचोगे सर ये पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम है। तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये पॉलीमरेज जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए प्रतिकरण में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये प्रतिकरण करेगा, अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है। विभोजी के प्रारंभिक एंजाइम तेजी से डीएनए का प्रतिकरण करते हैं। तो विभोजी के जो प्रारंभिक एंजाइम है वो तेजी से डीएनए का क्या करते हैं? प्रतिकरण करते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। देखिए मित्रों, विभोजी के प्रोटीन कण, ये विभोजी के प्रोटीन्स कण हैं और ये डीएनए रहा और ये डीएनए रहा। किसका डीएनए है? ये जीवाणु की कोशिका है, लेकिन जीवाणु का डीएनए नहीं है, ये जीवाणु भोजी का डीएनए है, क्योंकि जीवाणु भोजी के डीएनए ने जीवाणु की कोशिका पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है और अपना रेप्लिकेशन, अपने डीएनए का रेप्लिकेशन करना शुरू कर दिया, प्रोटीन का निर्माण शुरू कर दिया और नए विभोजी कण बनाना शुरू करेगा। अब देखते हैं पॉइंट 5, नए विभोजी कणों का समावेशन। तो नए विभोजी कण बनेंगे और उसमें क्या होगा? प्रतिकरण के पश्चात डीएनए युक्त सिर से पूंछ संयुक्त हो जाती है, हेड से टेल पार्ट बन जाता है तथा पूंछ से पूंछ तंतु तथा आधारी प्लेट संयुक्त होकर नए विभोजी कणों का निर्माण करती है या फिर नए विभोजी कण बनाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि डीएनए युक्त सिर बनेगा, सिर से पूंछ बनेगी, पूंछ के अलावा पुच्छ तंतु बनेंगे और पुच्छ तंतु के पास आधारी प्लेट का निर्माण होगा और आधारी प्लेट के अलावा यहां पर नए विभोजी कणों का निर्माण होता है। देखिए ये पुच्छ है, ये इसका सिर वाला भाग है, ये इसकी आधारी प्लेट है, ठीक है। तो इन सभी का निर्माण कर कर नए विभोजी कणों का निर्माण होता है। तो जीवाणु की संपूर्ण कोशिका पर इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और अब इस जीवाणु की कोशिका को ये नष्ट करना शुरू करते हैं। देखिए समावेशित विभोजी कणों का विमोचन। अब ये समावेशित जो विभोजी कण बने हैं, नए विभोजी कण जो बने हैं, ये क्या करेंगे? जीवाणु कोशिका में होलिन तथा लाइसोजाइम नामक एंजाइम कोशिका कला और भित्ति को नष्ट करते हैं। तो ये दो एंजाइम होलिन और लाइसोजाइम दोनों स्रावित होंगे और कोशिका कला को, कोशिका की भित्ति को क्या करेंगे? डैमेज करेंगे, खत्म करेंगे और नए विभोजी कणों का निर्माण डैमेज करेंगे और नए विभोजी कणों को बाहर निकलने में सहायता होगी। देखिए
ये नए विभोजी कण हैं और नए विभोजी कण कोशिका कला को तोड़कर बाहर निकल रहे हैं और नष्ट हुई जीवाणु कोशिका आपको दिखाई दे रही है, जिसमें नए विभोजी कण मुक्त हो जाते हैं, जीवाणु कोशिका नष्ट हो जाती है। जीवाणु की कोशिका नष्ट हो गई है और नए विभोजी कण बाहर निकल चुके हैं। ये थी मित्रों हमारी लयनकारी चक्र की प्रक्रिया। अब दूसरी प्रक्रिया है लयकारी चक्र। देखिए मित्रों दोनों में क्या अंतर होता है, आप दूसरी प्रक्रिया को देखिए। लयकारी चक्र या फिर लाइसोजेनिक चक्र इसको बोला जाता है। देखिए वह चक्र जिसमें जीवाणु भोजी कणों का डीएनए जीवाणु के डीएनए के साथ समाकलित हो जाता है। अंतर हम बाद में देखेंगे, पहले आप लयकारी चक्र को अच्छे से पढ़िए। वह चक्र जिसमें जीवाणु भोजी कणों का डीएनए जीवाणु के डीएनए के साथ समाकलित हो जाता है। जीवाणु के डीएनए के साथ समाकलन, जीवाणु के डीएनए के साथ, देखिए ये जीवाणु का डीएनए है मित्रों, और रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये रहा, ये है जीवाणु भोजी का डीएनए। तो जीवाणु के डीएनए के साथ जीवाणु भोजी के डीएनए ने क्या किया है, समाकलन। जबकि लयनकारी चक्र में ऐसा नहीं था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जीवाणु के डीएनए के साथ जीवाणु भोजी के डीएनए ने क्या कर लिया, संबंध स्थापित कर लिया, मतलब हैंड से कर लिया। दोनों के न्यूक्लिक एसिड आपस में मिल चुके हैं। देखो अब दूसरा पॉइंट, जीवाणु डीएनए का प्रतिकरण करता है। अब क्या होगा, जीवाणु अपने डीएनए का क्या करेगा, प्रतिकरण। अब आप सोचिए जब जीवाणु अपने डीएनए का प्रतिकरण करेगा तो उसके साथ में जीवाणु भोजी के डीएनए का भी प्रतिकरण होता है। तो साथ साथ में जीवाणु अपनी एक कोशिका से 2 कोशिका बनाएगा, 2 से 4 बनेंगी। इस प्रकार जीवाणु की कोशिकाएं बढ़ती जाएंगी और जो जो जीवाणु की कोशिका बढ़ती जाएंगी त्यों त्यों जीवाणु भोजी के डीएनए के नंबर भी बढ़ते जाएंगे। देखिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। ये जीवाणु भोजी परपोषी कोशिका को शुरू में ही नष्ट नहीं करते, शुरुआत में ये नष्ट नहीं करते हैं। क्यों, देखते हैं आगे। इस प्रकार के विभोजी वायरसों को अनुग्र जीवाणु भोजी, इनको एक नाम और दिया गया है, वो क्या है, अनुग्र जीवाणु भोजी। जबकि लयनकारी जो चक्र, इससे पहले वाला लयनकारी चक्र के जो जीवाणु भोजी थे उन्हें उग्र कहा जाता है। क्या कहते हैं, उग्र जीवाणु भोजी, जबकि इनको अनुग्र जीवाणु भोजी। ऐसा क्यों, क्योंकि वो शुरुआत में, स्टार्टिंग में, शुरुआत से ही जीवाणु की कोशिका को नष्ट करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये शुरुआत में जीवाणु की कोशिका को नष्ट नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए जीवाणु कोशिका तथा विभोजी के डीएनए के बीच तथा अंत में वायरस एवं जीवाणु के बीच सहजीवी संबंध समाप्त हो जाता है। ये लाइन आपके समझ आनी चाहिए। ये क्या कह रही है, जीवाणु कोशिका तथा विभोजी के डीएनए के बीच, जीवाणु की कोशिका तथा विभोजी के डीएनए के बीच में जीवाणु की कोशिका और जीवाणु की कोशिका तथा विभोजी के डीएनए के बीच तथा अंत में वायरस, वायरस हम बोल सकते हैं किसको, विभोजी को बोल सकते हैं, जीवाणु भोजी को बोल सकते हैं, वायरस एवं जीवाणु के बीच सहजीवी संबंध समाप्त हो जाता है। अंत में होता है ऐसा, वो देखेंगे किस प्रकार होता है। इसके पश्चात विभोजी लयनकारी चक्र में प्रवेश कर जाता है। किस चक्र में, लयनकारी चक्र में। देखिए यहां पर कुछ बदलाव होगा। इसके पश्चात विभोजी लयनकारी चक्र में प्रवेश कर जाता है। तो किसके पश्चात, ये कार्य होने के पश्चात। अब ये कार्य क्या है, पहले तो जीवाणु की कोशिका ने जीवाणु भोजी के डीएनए के साथ संबंध स्थापित कर लिया और एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें जीवाणु की कोशिका का डीएनए जीवाणु भोजी के डीएनए से अलग हो जाता है और अलग होने के बाद क्या करता है, अपनी प्रतिलिपि, खुद की प्रतिलिपि अलग से तैयार करता है और तैयार करके वो क्या करता है, नए विभोजी कणों का निर्माण करता है और फिर नए विभोजी कण बनते हैं तो वो लयनकारी चक्र की प्रक्रिया में आ जाता है। इसलिए मैंने यहां कहा कि इस प्रक्रिया के पश्चात विभोजी लयनकारी चक्र में प्रवेश कर जाता है। अतः परपोषी जीवाणु कोशिका को नष्ट कर देते हैं और परपोषी जीवाणु कोशिका को नष्ट कर देते हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि विभोजी जो है, विभोजी जीवाणु की कोशिका को नष्ट कर देते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहला पॉइंट हम देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले ये क्या करता है और कैसे अटैक होता है। परपोषी कोशिका में विभोजी के डीएनए का प्रवेश, जैसे उसमें हुआ था
परपोषी कोशिका जीवाणु की कोशिका है, जीवाणु भोजी का डीएनए प्रवेश करेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रवेश होगा। प्रारंभिक प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है, शुरुआत में प्रारंभिक जो प्रोटीन्स हैं उनका संश्लेषण होगा। और ये देखिए आप डायग्राम, ये यहाँ से जीवाणु भोजी है और ये जीवाणु भोजी, इस जीवाणु भोजी का डीएनए इसमें प्रवेश करेगा, ये रहा। और प्रवेश करने के पश्चात क्या करेगा, ये जीवाणु का डीएनए और इस जीवाणु के डीएनए के साथ ये समाकलित होता है। देखते हैं सेकंड पॉइंट, जीवाणु भोजी के डीएनए का जीवाणु के डीएनए के साथ समाकलन। तो हो गया समाकलन, आपस में जुड़ गए। जीवाणु कोशिका वृद्धिशील रहती है, जीवाणु कोशिका में कोई बदलाव नहीं होता, जीवाणु कोशिका क्या रहती है, वृद्धिशील रहती है। जबकि लयनकारी में हमने क्या पढ़ा था, जीवाणु कोशिका वृद्धिशील ना रहकर वहां पर क्या हो रहा था, उसका डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सभी का संश्लेषण रुक जाता है। जबकि यहां पर जीवाणु कोशिका वृद्धिशील रहती है, इसलिए नियमित गुणन करती रहती है और नियमित गुणन करती रहती है। देखिए जीवाणु भोजी का डीएनए ये रहा और ये जीवाणु का डीएनए है और ये समाकलन, ये आपस में जुड़ चुके हैं। जीवाणु कोशिका दिखा रखिए। तीसरा पॉइंट, लयनकारी चक्र का लयकारी चक्र में प्रवेश। अब देखिए लयनकारी चक्र तो हम पढ़ ही रहे, और दूसरा क्या है, लयनकारी चक्र में प्रवेश। तो लयकारी चक्र का लयनकारी चक्र में प्रवेश किस प्रकार होता है, देखिए विभोजी डीएनए युक्त नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। विभोजी डीएनए युक्त नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, क्योंकि नई नई कोशिकाएं बनेंगी, रेप्लिकेशन होगा, प्रतिकरण होगा और नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहेगा। अब ये लयनकारी चक्र में प्रवेश करने से पहले क्या होता है, पराबैंगनी प्रकाश की विकिरणों द्वारा प्रोटीज एंजाइम बनता है। कौन सा एंजाइम बनता है, ध्यान रखिए मित्रों, यहां पर ये पॉइंट यहां पर जाकर बदलता है। प्रोटीज एंजाइम जो है पराबैंगनी प्रकाश की विकिरणों द्वारा प्रोटीज एंजाइम बनता है, और ये प्रोटीज एंजाइम जो है वो यहां पर क्या करता है, इस लयकारी चक्र को लयनकारी चक्र में प्रवेश करवा देता है। तो प्रोटीज एंजाइम बन रहा है और ये प्रोटीज एंजाइम जो है वो यहां पर देखिए क्या कर रहा है, इस डीएनए को जीवाणु के डीएनए से अलग कर रहा है। तो मुख्य जो डीएनए है, किसका डीएनए, जीवाणु का। तो जीवाणु के डीएनए से जीवाणु भोजी का डीएनए अलग हो गया, आप देख रहे हो डायग्राम में, ये जीवाणु भोजी का डीएनए अलग हो गया। और अलग होने के बाद इसने क्या किया, नए विभोजी कण बनाना शुरू कर दिया। तो जब ये नए विभोजी कण बनाना शुरू कर देता है, तो नए विभोजी कण जब बनेंगे तो क्या होगा, नए नए विभोजी कण बनेंगे तो उनकी संख्या में वृद्धि होगी और ये जीवाणु कोशिका को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। तो देखते हैं मित्रों, प्रोटीज एंजाइम के द्वारा ये कार्य संपादित हो रहा है। ऐसी अवस्था में विभोजी कणों के विलंबित प्रोटीन्स बनने लगते हैं। क्या होता है, विभोजी कणों के विलंबित प्रोटीन्स बनने लग जाते हैं। किसके, विभोजी कणों के। जीवाणु भोजी के जो कण हैं वो विलंबित प्रोटीन्स बनाने लगेंगे, और प्रोटीन्स बनाएंगे तो जीवाणु भोजी के डीएनए के ऊपर आवरण आएगा, और जीवाणु भोजी के डीएनए के ऊपर आवरण आएगा तो एक पूरा का पूरा क्या बनेगा, जीवाणु भोजी। और जीवाणु भोजी एक तो है नहीं, वहां पर हजारों की संख्या में, क्योंकि प्रतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा वो क्या कर चुके हैं, अपनी संख्या में वृद्धि कर चुके हैं। तो जिससे नए विभोजी कणों का निर्माण होता है। तो नए विभोजी कणों का निर्माण होगा। जीवाणु कोशिका तथा विभोजी के डीएनए के बीच तथा अंत में वायरस और जीवाणु के बीच सहजीवी संबंध समाप्त हो जाता है। तो जो जीवाणु का जो डीएनए है, जीवाणु का जो डीएनए है उससे जीवाणु भोजी का डीएनए अलग हो गया है, और अलग होने के बाद उसने क्या किया है, अपनी खुद की प्रतिलिपि बनाना तैयार कर दिया, और अपनी खुद की प्रतिलिपि बनाना शुरू कर दिया। और प्रतिलिपि बनाने के पश्चात उसने अपनी प्रोटीन्स बनाई, और प्रोटीन्स बनाकर उसने नए विभोजी कण बना लिए। तो खुद के नए विभोजी कण आपके सामने ये रहे। तो ये है नए विभोजी कण, और ये नए विभोजी कण क्या करते हैं, इस कोशिका को, इस जीवाणु कोशिका को आगे चलकर नष्ट कर देते हैं। अतः अंत में कोशिकाएं लयकारी चक्र में प्रवेश कर जाती हैं, और अंत में ये कोशिकाएं क्या होती हैं, लयकारी चक्र में प्रवेश कर जाती है।
जिससे जीवाणु कोशिका नष्ट हो जाती है। जिससे क्या होता है, जीवाणु कोशिका नष्ट हो जाती है। और ये देखिए आप, ये नए विभोजी कण हैं और इन नए विभोजी कणों ने क्या कर दिया, इस जीवाणु कोशिका को नष्ट कर दिया है। और नष्ट करके ये जो जीवाणु भोजी हैं वो कहाँ आएंगे, बाहर की तरफ आएंगे और बाहर की तरफ आकर फिर वापस नई किसी जीवाणु की कोशिका को संक्रमित करते हैं। ये थी मित्रों हमारी लयनकारी प्रक्रिया। इस प्रकार जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिका को नष्ट करता है। तो लयकारी और लयनकारी दोनों प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं। अब हम दोनों प्रक्रिया में अंतर स्पष्ट करेंगे कि लयकारी और लयनकारी में क्या क्या अंतर है। आइए मित्रों समझते हैं हम दोनों को। पहला लयकारी, पहला है लयनकारी और दूसरी है लयकारी। देखते हैं लयनकारी चक्र में जो मैंने पहले पढ़ाया है उसके बारे में। विभोजी का डीएनए जीवाणु डीएनए के साथ समाकलित नहीं होता है। मैंने बताया था आपको, यहां पर लयनकारी प्रक्रिया में विभोजी का डीएनए जीवाणु के डीएनए के साथ समाकलित नहीं होता है, जबकि लयकारी प्रक्रिया में विभोजी का डीएनए जीवाणु के डीएनए के साथ समाकलित होता है, मतलब आपस में जुड़ जाता है। दूसरा पॉइंट, जीवाणु डीएनए अलग रहकर प्रतिकरण करता है। जीवाणु का जो डीएनए है वो अलग रहकर प्रतिकरण करता है। किसमें? लयनकारी प्रक्रिया में। जबकि लयकारी प्रक्रिया में हमने क्या पढ़ा था, जीवाणु का डीएनए जीवाणु भोजी के डीएनए के साथ में प्रतिकरण करता है। जीवाणु डीएनए के साथ ही प्रतिकरण करता है। तो जीवाणु जो है, जीवाणु का डीएनए वो जीवाणु भोजी के डीएनए के साथ में ही प्रतिकरण करता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इस चक्र में जीवाणु कोशिका शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। आपने नोट किया होगा, लयनकारी चक्र में जीवाणु कोशिका शुरुआत में ही नष्ट होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें अलग से जीवाणु भोजी अपना डीएनए का प्रतिकरण करता है और नंबर बढ़ाता है और कोशिका को नष्ट करता है। जबकि लयकारी में कुछ समय तक जीवाणु कोशिका जीवित बची रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी कोशिकाओं में वृद्धि होती रहती है। क्यों? क्योंकि जीवाणु भोजी के डीएनए के साथ जीवाणु का डीएनए प्रतिकरण करता रहता है और जो जो प्रतिकरण होता है कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है। लेकिन जो ही जीवाणु भोजी के डीएनए जीवाणु के डीएनए से अलग होता है और अलग होने के बाद अपना प्रतिकरण स्वयं करना शुरू करता है और अपने नए विभोजी कणों का निर्माण करता है, तो उस दौरान वह अपनी संख्या में वृद्धि करता है और जीवाणु की कोशिका को नष्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस चक्र में शुरू से अंत तक एक ही अवस्था बनी रहती है, जबकि लयकारी में इस चक्र में पहले लयनकारी और अंत में पहले जबकि इस चक्र में पहले लयकारी तथा अंत में लयनकारी अवस्था आती है। ये थे मित्रों हमारे लयकारी और लयनकारी चक्र, जिनको मैं आपको समझा चुका हूं। और इसमें एक पॉइंट और बाकी रहा है, वो देखिए। इसमें जीवाणु भोजी उग्र प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको बता चुका। उग्र प्रकार के जीवाणु भोजी होते हैं, जबकि ये अनुग्र प्रकार के हैं। कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा, सर ये उग्र और अनुग्र, वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट, ये दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए मित्रों, उग्र यहां पर विषैले, विनाशकारी या हानिकारक है, जबकि अनुग्र यहां पर हानिकारक शब्द नहीं है, क्योंकि यहां पर लाभदायक नहीं है तो हानिकारक भी नहीं है, इसलिए इसको अनुग्र बोला गया है। तो अनुग्र क्यों बोला? क्योंकि इस प्रक्रिया में पहले लयकारी चक्र, पहले प्रतिकरण होता है, पहले जीवाणु भोजी के डीएनए के साथ जीवाणु का डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, जीवाणु की कोशिका को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बाद में जब लयकारी के बाद लयनकारी प्रक्रिया आती है तो उसमें जीवाणु की जो कोशिका है उसको जीवाणु भोजी नष्ट कर देता है। तो ये अनुग्र प्रकार का चक्र है और ये उग्र प्रकार का चक्र है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये उग्र जीवाणु भोजी के द्वारा होता है और वो अनुग्र जीवाणु भोजी के द्वारा हो रहा है। लास्ट पॉइंट, जीवाणु कोशिका शुरू में ही नष्ट हो जाती है और इसमें अंत में नष्ट होती है। तो इसमें जीवाणु की कोशिका स्टार्टिंग में नष्ट हो जाती है, जबकि उसमें अंत में नष्ट होती है। तो ये था मित्रों हमारा जीवाणु भोजी से संबंधित चैप्टर, जो आज पूरा होता है। और जीवाणु भोजी के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और उसको आप अच्छे से समझना और देखना। आगे बढ़ते हैं
पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो मैंने आपसे शुरू में चर्चा की थी। तो देखिए, पहला प्रश्न, जीवाणु भोजी की खोज करने वाले वैज्ञानिकों का नाम बताइए, जो मैंने लास्ट की क्लासेज में आपसे चर्चा की है। लास्ट की क्लासेज में मैंने आपसे इसका बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको बताया है कि कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीवाणु भोजी की खोज की थी। ये 2 बार प्रश्न पूछा गया है, 2009 और 2015 में, जिसका आंसर ट्वार्ट तथा डी हैरेल नाम के जो वैज्ञानिक हैं, ट्वार्ट और फेलिक्स डी हैरेल नाम के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जीवाणु भोजी की खोज की। और इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न था लयनकारी चक्र और लयकारी चक्र और लयनकारी चक्र। पहला लयकारी और दूसरा लयनकारी, दोनों चक्र की मैं आपको बता चुका हूं, दोनों चक्रों में क्या अंतर है। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2015 में प्रश्न पूछा गया था, जो आपके सामने दिया गया है। प्रतियोगी परीक्षा का एक प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से, जीवाणु भोजी है, अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला पूंछ युक्त जीवाणु, दूसरा नवनिर्मित जीवाणु, तीसरा विषाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु और चौथा जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। इसका आप आंसर दीजिए मित्रों, इसका आंसर क्या होगा बताइए। एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। पहला पूंछ युक्त जीवाणु, पहली बात तो यह है कि जीवाणु भोजी एक प्रकार का जीवाणु नहीं, विषाणु है। तो जहां पर यह जीवाणु नाम आ गया वहां पर ऑप्शन को कैंसिल करेंगे। जीवाणु भोजी है, पूंछ युक्त जीवाणु नहीं है, नवनिर्मित जीवाणु नहीं है। अरे भाई, ये जीवाणु है ही नहीं तो जीवाणु की चर्चा क्यों करें, तो जीवाणु नहीं है। सी, विषाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु नहीं है। तो चौथा पॉइंट क्या है, जीवाणु को संक्रमित करने वाला, विषाणु को संक्रमित करने वाला, क्यों ये विषाणु को संक्रमित करने वाला नहीं है, ये जीवाणु को संक्रमित करने वाला है, क्योंकि ये विषाणु को संक्रमित नहीं करता, ये तो खुद विषाणु है, तो ये जीवाणु को संक्रमित करता है। इसलिए आंसर क्या होगा, चौथे नंबर का डी ऑप्शन, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। देखिए आंसर, ये देखिए डी आंसर है। 2017 MPPCS प्री के एग्जाम में ये पूछा गया था। अब मित्रों, नेक्स्ट क्लासेस में हम जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उससे पहले हम आपको बता दें, हमने आपको पहले भी बताया कि हमारा परिष्कार जो वर्ल्ड है उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को यदि नहीं दबाया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। और ये है हमारा परिष्कार कॉलेज। देखिए मित्रों, परिष्कार कॉलेज, और परिष्कार कॉलेज के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको यूट्यूब पर आपको अनेक सूचनाएं लेक्चर वीडियो जो आपको प्राप्त हो सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, समय समय पर आपको ये सभी सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, थैंक यू। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।